चलिए बच्चों, नमस्कार। तो हम लोग लास्ट क्लास में एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देख रहे थे और हम लोगों ने ल्यूकास रिएजेंट लास्ट देखा है, ठीक है ना। तो उस पर आगे बढ़ते हैं। ग्रूव्स रिएक्शन है ना, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे हम लोग कि अल्कोहल का HX के साथ एडिशन जब हम लोग कराते हैं, HX के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो भी अपना एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बेटा। देखो, एक चीज यहां पढ़ लिया जाए। वैसे तो हम लोग ये चीज अल्कोहल में फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन यहां पर भी एक बार जब आ ही गई है बात तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट के नाम से फेमस है। समझा जाए क्या होता है। मतलब अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है ना। इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है ना। और भी टेस्ट है कई, है ना। विक्टर मेयर टेस्ट भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक टेस्ट उनमें से ल्यूकास टेस्ट है, ठीक है। जरा समझा जाए तो देखो, इसमें क्या है कि हम लोग एक अल्कोहल ले लेते हैं और इस अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड HCl और साथ में ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस लिखा हो चाहे ना लिखा हो, एनहाइड्रस ही मानेंगे। और ये रिएजेंट जो है अपना वो ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है, ठीक है भाई। तो अगर एक अल्कोहल ले लिया और उसका ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो ये बात तो श्योर है अपने को कि एल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। और ये एल्काइल हैलाइड का है ना वाइट टर्बिडिटी होता है, ठीक है। वाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी मतलब जैसे प्रेसिपिटेट पढ़े हैं हम लोग, वैसा ही टर्बिडिटी है। समझ के बाद प्रेसिपिटेट क्या है, नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन में। और अगर पूरा सॉल्यूशन क्लाउडीनेस हो जाए वाइट कलर का, है ना, वाइट वाइट कलर के क्लाउड्स दिखने लगे सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी, ठीक है। तो ये हो गया वाइट टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाउडीनेस, वाइट क्लाउडीनेस। तो ये बनता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड बनता है। ऑफ कोर्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस इसलिए है क्योंकि अल्कोहल जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा और ये जो अपना एल्काइल हैलाइड है वो कम सॉल्युबल होगा, नहीं। तो यहाँ पर वाइट टर्बिडिटी मतलब अल्कोहल का क्लियर सॉल्यूशन होता है और अल्कोहल में ये जो बनेगा है ना, इसका वाइट टर्बिडिटी अपने को दिखाई देगा। समझ में बात। तो ये वाइट टर्बिडिटी कब बनती है, कितनी देर बाद बनती है, उससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। मतलब देखिए, अगर ये जो टर्बिडिटी बनी है, ये टर्बिडिटी अगर इमीडिएटली बन जाए तो इसका मतलब आपके पास टर्शरी अल्कोहल था, ठीक है। अच्छा, एक बात सिंपल समझो कैसे ये बात हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए। ल्यूका अच्छा, कोई भी नॉर्मल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल अगर हम लोग सिंपली HCl से रिएक्शन कराएं तो वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पढ़े भाई, करेगा। सिर्फ प्राइमरी नहीं करता। मतलब प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ सबसे कम रिएक्टिव है। सेकेंडरी और टर्शरी होगा वो तो खुद ही कर जाएगा, उसके लिए ल्यूकास रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, अगर इसमें डाउट हो तो लास्ट क्लास जो हम लोग लास्ट लेक्चर देखे हैं उस लेक्चर को एक बार चेक करो। उसमें हम लोग लिखे थे ना कि ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विथ HCl। तो इसका मतलब ये अपने को क्लियर है कि अगर कोई अल्कोहल सेकेंडरी या टर्शरी है तो ये इससे अपने आप रिएक्ट करेगा, ल्यूकास रिएजेंट की जरूरत नहीं है। तो मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा और सबसे कम प्राइमरी होगा। देखो, अगर ये टर्बिडिटी इमीडिएटली बन गई तो इसका मतलब अल्कोहल अपना टर्शरी था। अगर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स, कोई भी इंटरवल दे सकता है ना। तो अगर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ये टर्बिडिटी बना तो इसका मतलब अपने पास जो अल्कोहल लिया गया था वो सेकेंडरी अल्कोहल था।
ठीक है। और अगर हीट करने पर ही टर्बिडिटी मिले, है ना, तो इसका मतलब जो अपना अल्कोहल लिया गया था वो प्राइमरी था। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, ठीक है। और ये कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम लोग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से, है ना। मतलब अगर टर्शरी है तो कार्बोकेटाइन बनेगा और सबसे स्टेबल बनेगा, तो इमीडिएटली रिएक्ट हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली ये टर्बिडिटी आने लगेगी। तो अपने को पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन में क्या था। जैसे ही हमने अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला, तुरंत टर्बिडिटी दिखाई देने लगी, मतलब टर्शरी अल्कोहल था। 5-10 मिनट के बाद दिखाई देने लगी, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल था, है ना। 5-10 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच में अगर दिखाई देने लगे, तो वो क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन रिलेटिवली कम स्टेबल है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेट रिएक्ट करेगा। और अगर हीट करने के बाद ही दिखाई देने लगा, है ना, मतलब ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, 10-15 मिनट बीत गए नहीं दिखाई दिया, हमने हीट किया फिर टर्बिडिटी दिखाई दे दिया, मतलब उसमें प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिस्टिंग्विश बड़े आसानी से कर सकते हैं, समझ के बाद। और ये तो हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, लेकिन बेसिकली ये जो डिसाइड हो रहा है, हम लोग अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से ये डिसाइड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना जल्दी से रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज़ ध्यान रख लें तो इसके ल्यूकास टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उसको गलत कभी भी नहीं कर पाएंगे, समझ गए बात। क्योंकि इसमें फंसा भी सकता है। जैसे देखो, है ना, मान लीजिए अगर ऐसा है सी सी एन सी एन सी एन और यहाँ पे दे दिया है OH, ठीक है। और इसका रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कर रहा है, ठीक है। और आपसे पूछेगा बताओ ये कब टर्बिडिटी देगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपने को तो ये टर्शरी दिखाई देने वाला है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मतलब टर्शरी दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस तीनों साइनाइड के -I इफेक्ट से हाईली हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि तीनों -I से कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे होंगे? डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो हम लोग वहां पर आंसर कर देंगे कि इमीडिएटली टर्बिडिटी मिलेगी, है ना। लेकिन इमीडिएटली नहीं मिलेगी वहां पर, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, समझ के बाद। तो ये बात तो ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए नॉर्मली ये बात सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, नहीं तो ये केवल हीट करने के बाद ही ये रिएक्शन दे सकता है, क्लियर बात। सिमिलरली मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया CH2OH और इसका रिएक्शन दे दिया है अपने को ल्यूकास रिएजेंट के साथ, और आपसे पूछे बताओ कब टर्बिडिटी मिलेगा, तो आप देखोगे और आप बोलोगे कि सर ये तो प्राइमरी है, तो ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ केवल हीट करने पर ही देगा। लेकिन यहां जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है, जब ये बाहर हो जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, तो ये तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, ये तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो इसका मतलब ये ऑल्दो है प्राइमरी, लेकिन इसमें कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, मतलब ये जो टर्बिडिटी देगा ये इमीडिएटली देगा, ठीक है। और ये देगा, है ना, ओनली आफ्टर हीटिंग, समझ के बात ना। तो कॉन्सेप्ट ये है, इसको ध्यान रखेंगे। बोर्ड लेवल पर हम लोग ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मेंस में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, एडवांस में आपको ऐसे भी फंसा सकता है, क्लियर हुआ बात। जल्दी से नोट कर लो। तो ये अपना ल्यूकास टेस्ट था, है ना, क्लियर करें। चलो अब लिखो, प्रिपरेशन में ही नेक्स्ट मेथड लिखो, बाय यूजिंग टोजाइल क्लोराइड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं TSCl,
ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड यूजिंग टोजाइल क्लोराइड। ठीक है, जरा एक चीज समझ लेते हैं। देखो इस ग्रुप को टोजाइल ग्रुप बोलते हैं, यहां पर CH3। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड टोजाइल ग्रुप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में TS, ये पूरा TS है। अगर मैं इस बॉन्ड पे क्लोरीन जोड़ दूं तो वो हो जाएगा टोजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग टोजाइल क्लोराइड। ठीक है, वो जो बॉन्ड था खाली उस पर आ गया है क्लोरीन। और एक और ग्रुप अगर आपको याद हो, ऐसा ग्रुप जो होता था ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता था, ये बात याद है ना? इसको हम लोग टोजाइलेट बोलते थे। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम लोग, O आ गया है यहाँ पर तो OTS लिखते हैं कॉमनली। ठीक है, तो ये टोजाइल क्लोराइड है और ये टोजाइलेट है और इसको टोजाइल बोलते हैं। ठीक है, तो टोजाइल क्लोराइड की मदद से हम लोग कैसे एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। देखो अल्कोहल ले लिया कोई, ये मेथड भी अल्कोहल वाले का ही है ना? अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का जो मेथड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, PCl5 PCl3 वगैरह देखे थे, फिर HX देखे थे, है ना? उसी में एक ये भी है। ठीक है, तो एक अल्कोहल ले लिया और इसका रिएक्शन हम लोग टोजाइल क्लोराइड से अगर करा दें, टोजाइल क्लोराइड से, ठीक है, तो देखो अल्कोहल का SOCl2 से रिएक्शन याद है आप लोगों को, है ना? SOCl2 SNI मैकेनिज्म क्या होता था? अल्कोहल इस सल्फर पे अटैक करता था, ये बॉन्ड टूटता था, वापस आता था, क्लोराइड यहां से बाहर जाता था। याद आई बात? SOCl2 में ऐसा पढ़े हैं, लगभग वैसा ही ग्रुप है ये, है ना? ये वाला सल्फर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। नहीं तो ये बॉन्ड टूटा, वापस आया, क्लोराइड को किया बाहर, तो ये बन जाएगा देखो ऐसा ROH, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CH3 क्या, और जो Cl माइनस गया है वो इस H प्लस को बाहर कर देगा, तो यहाँ से जो ग्रुप बन जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो S डबल बॉन्ड O यहाँ पर CH3, है ना? और अगर आप इतने ग्रुप को देखें ध्यान से तो ये टोजाइलेट हो गया। क्या मतलब? दिस इज बेसिकली ROTS। क्या? तो अल्कोहल से जब हम लोग टोजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा देते हैं तो एल्काइल टोजाइलेट बन जाता है, और टोजाइलेट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये अपने को पता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे किसी भी हैलाइड का रिएक्शन करा दें तो यहां से R और हैलाइड वहां पर सब्स्टिट्यूट कराकर आ जाएगा। समझे बात? क्लियर हुआ इतना? इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर एक बात यहां पर और करते हैं। हो गया? लिख लिया है? देखिए एक बात यहां समझे कि मान लीजिए ये R पार्ट कायरल होता अपना, है ना? ये R पार्ट जो जुड़ा है OH से, अगर ये R पार्ट वाला कार्बन कायरल होता तो इस जगह पर इस R पार्ट का क्या हुआ होता? इन्वर्जन हुआ होता या रिटेंशन हुआ होता? मतलब अगर वहां पे ये कायरल होता तो इस R पार्ट का क्या हुआ होता? बोलो भाई। कुछ नहीं हुआ रहता, जैसा था वैसा ही रहता, मतलब रिटेंशन रहता। कैसे पता? अटैक तो ये वाला पोर्शन कर रहा है ना इस पर, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये ऑक्सीजन कर रहा है, इस पर तो अटैक नहीं हो रहा ना कि इस पर चेंज हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कहीं रफ पे आप लिखेंगे इस तरह से, देखो जरा, ये HDT ये OH है, ये कायरल है, और अगर इसका रिएक्शन आप SO2 टोजाइल क्लोराइड से करा रहे हैं तो ये इस पर अटैक करके बॉन्ड तोड़कर इस क्लोराइड को बाहर करे, इस पर तो नहीं ना अटैक हो रहा, तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है वही कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होगा। समझ के बाद ना? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी यहां पर इन्वॉल्व है और इस तरह से आपको सोचना है ना? और फिर SN2 होगा मान लो यहाँ पर, तो फिर इन्वर्जन और उसकी बात आएगी, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार
एक बार यहाँ पर भी तो है, फिर आगे भी हो रहा है, तो बहुत एकदम स्टेप वाइज समझेंगे तो एकदम क्लियर होगी बात। नहीं तो यहाँ पर कोई भी इन्वर्जन वगैरह नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन है, क्योंकि वो वाले कार्बन पर अटैक नहीं हो रहा, उससे अटैच्ड जो OH ग्रुप है वो उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, वो जिधर है उधर से ही अटैक करेगा, इसलिए उसका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने वाला, तो उसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा ना। तो इस वाले कार्बन का रिटेंशन होगा इस रिएक्शन के दौरान, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब एक ROTS बन गया, जो कि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब देखो इससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, इसको नोट कर लिया है सभी ने। तो हम लोगों ने टोजाइल क्लोराइड की मदद से एल्काइल टोजाइलेट बना लिया अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के, और एल्काइल टोजाइलेट में अपने को मालूम है कि टोजाइलेट आयन इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बेटर देन हैलोजेंस, है ना। तो अब एल्काइल टोजाइलेट ले लिए और इसका किसी से भी रिएक्शन करा दो। अगर हम लोग इसका रिएक्शन NaX से करा दिए, X माइनस Na+, तो ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, ये RX बन जाएगा, और इस बार इस R पार्ट का इन्वर्जन होगा, बोलिए समझे ना बात, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो जा रहा है ये किससे जा रहा है, SN2 से। मेरी बात आई समझ में? मतलब जब R पार्ट वहां पर, जब इस जो लिखे थे यहां पर उसमें रिटेंशन हुआ, लेकिन यहां पर तो बैक साइड अटैक होगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर होगा, SN2 टाइप रिएक्शन होगा, तो इस R पार्ट का इन्वर्जन हो जाएगा। तो हम लोग एल्काइल हैलाइड तो बना ही लिए, और लेकिन हम लोग इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इससे KCN से रिएक्शन करा दिए, तो CN माइनस अटैक करेगा तो RCN बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर KOH ले लिया, है ना, तो ये OH माइनस जो है ये इस पर अटैक करके, तो यहाँ पर ROH बन जाएगा अल्कोहल, है ना। अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोग LiAlH4 से करा दिए, तो ये तो हाइड्राइड आयन देता है, तो हाइड्राइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा, तो एल्केन भी बना लेंगे। मतलब इन जनरल आप समझिए कि अगर आप अल्कोहल दिया, उसका रिएक्शन टोजाइल क्लोराइड से करा दिया, एल्काइल टोजाइलेट बन जाएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और फिर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ उसका रिएक्शन करा दो, तो आपको करस्पॉन्डिंगली वो मॉलिक्यूल्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन SN2 टाइप हैं, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पर भी इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पर भी, अगर ये कायरल बचा, क्योंकि H आ गया है, अगर ये कायरल बचा तो यहाँ पर भी इन्वर्जन हो जाएगा। समझ गए बात इतनी? अब ये एक बढ़िया रिएक्शन है, क्या देखो, KOH वाला या NaOH से रिएक्शन करा दे, तो ये एक अच्छा रिएक्शन है। कैसे पता चल रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये ROTS बनने से पहले अल्कोहल ही तो था, है ना। और जब हम लोगों ने क्या किया, मान लो हम लोगों ने एक ऐसा अल्कोहल ले लिया ना, देखो इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, जैसे HDT, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है, हमने क्या किया, इसका रिएक्शन THCl के साथ करा दिया। ठीक है, पहला THCl के साथ करा दिया और दूसरा हम लोगों ने KOH के साथ करा दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस यही प्रोडक्ट बन जाएगा, बट इस बार इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये बात समझ में आई जो मैंने लिखा है? इसका THCl से जब आप रिएक्शन कराओगे तब तो आप OTS इधर आ जाएगा, यहाँ पर HDT, है ना, ये बता था कि इसका रिटेंशन होगा, और जब इस पर OH माइनस अटैक करेगा SN2 टाइप से, तो यहाँ से ये बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बात सबको? तो ये हम लोग कर सकते हैं कि किसी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड को हम लोग इस मेथड से, ऑप्टिकली प्योर अल्कोहल को इस मेथड से हम लोग सेम वही अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है ना, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया। चलो, क्लियर हुआ सबको? नोट कर लो भाई।
क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग inversion of configuration predominantly occurs? In which of the following inversion of configuration predominantly occurs? ठीक है, चलो। In which of the following inversion of configuration predominantly occurs? मतलब जो सबस्ट्रेट का कायरल सेंटर है उस पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रीडोमिनेंटली हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, सोच के बताइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा हो सकता है। हो गया भाई? चलो, तो इसमें तो अपने को पता है ये SN2 टाइप रिएक्ट करता है। पहले तो ऐसा PCl5 और Cl- लास्ट स्टेप में बैक साइड अटैक करता था, याद आ रहा है कुछ? तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें Cl यहाँ आएगा, यहाँ H है, यहाँ T है और यहाँ पर कौन है? D है। बोलिए, है ना? तो इसमें इन्वर्जन हो जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज समझिएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जैसे बोला गया सवाल में, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि R का S है ना, जैसे अगर ये निकालोगे तो ये R आएगा, ये S आएगा, है ना, या ये S आएगा तो ये R आएगा। समझ के बाद ये उससे कंफ्यूज नहीं होगा कि सर मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है, बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये OH निकला है और उसकी जगह पे Cl आया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप निकला है और फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ही आया है, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप इधर था और अब फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप इधर है, तो बेसिकली इन्वर्जन टाइप की चीज यहां पर हो गई है। अगर आप ध्यान से समझे तो ना, जो SN2 में हम लोग पढ़े थे वही बात करी जा रही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि सर मॉलिक्यूल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल चेंज हो जा रहा है, लेकिन इस कायरल सेंटर पर इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं प्रीडोमिनेंटली, ये पूछ रहा है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी है, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग HBr के साथ कराएंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो अगर कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो Br माइनस जो है वो अबव और बिलो दोनों तरह से आ सकता है। याद आई बात? तो यहां पर तो रेसमिक मिलेगा क्या? बोलो भाई, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे ना, मतलब मैकेनिज्म इज SN1 टाइप, मैकेनिज्म इज SN1 टाइप क्या? तो SN1 में तो अपने को रेसमिक मिलता है ना। तो यहां पर अब सवाल था कि इन्वर्जन किसमें प्रीडोमिनेंटली होगा, तो इसको प्रीडोमिनेंटली नहीं बोलोगे, ये तो रेसमिक बना। ये नहीं बोलोगे सर बना तो रिटेंशन भी बना, इन्वर्जन भी बना तो नहीं, वो गलत हो गया फिर, है ना। मतलब रेसमिक बना यहाँ पर, वो इन्वर्जन नहीं बोलेगे उसको प्रीडोमिनेंटली, दैट इज अ डिफरेंट टर्म। क्लियर? दूसरा, इसमें कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो गए कि सर SN1 में तो इन्वर्जन ज्यादा होता था रिटेंशन से, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ज्यादा नहीं होता था। समझ के बाद ना, ज्यादा होता था, ठीक है, स्लाइटली ज्यादा होता था, प्रीडोमिनेंटली वहां पे मेजर इन्वर्जन नहीं बोलते कभी।
रेसिमिक बनेगा। ठीक है, चलिए इसकी बात करें। ये तो इसमें कुछ लोग क्वेश्चन में रिएजेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो पढ़े नहीं अभी, है ना, पढ़े हो। इस अल्कोहल के पास ये H एसिडिक है और एसिडिक H को अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये H2 गैस बन के उड़ जाता है, पता है सबको, ये सब लोग जानते हो, बस यहाँ अप्लाई करना था। ऐसा बन जाएगा ना, और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस एस्केप कर जाता है। एक्टिव मेटल है ये क्या, और किसी एक्टिव मेटल के साथ अगर हम लोग किसी अल्कोहल या ऐसे सब्सटेंस का रिएक्शन कराएं जिसके पास एसिडिक H है तो वो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। तो क्योंकि रिएक्शन इस ऑक्सीजन से जुड़े H पर हुआ था तो इस कायरल सेंटर का कुछ चेंज नहीं हुआ है, और अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है, और ये जो अपना स्पीशीज है CH3Cl, और ये अपना सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, ये इस पर बैक साइड अटैक करके इसको बाहर करेगा। तो इस कायरल सेंटर का इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि वो जिधर OH था उधर ही OCH3 ग्रुप भी है। समझ के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें इन्वर्जन हो जाएगा क्योंकि THCl के साथ ये OTS बना देगा और फिर ये OH माइनस बैक साइड अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो यहाँ पर H, यहाँ पर D, और यहाँ पर फिर से OH, और यहाँ पर CH3। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा और यहाँ पर इन्वर्जन होगा, मतलब अपना आंसर 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 4 होगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिज्म्स बस पता हो, फटाफट आप करते चले जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, या एक काम करो पहले लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ बात आपको समझा दूं, है ना। इसके लिए आप एक पेज की जगह छोड़ लीजिए, है ना, एक पेज की, आधे पेज की, है ना, अपने अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से। तो ये पोर्शन जो है आपको एनसीईआरटी से लिखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टी का 1-2 पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ के और उसको बातें उसमें क्या कहना चाह रहा है उसको शॉर्ट नोट्स बना के यहाँ पर आधे पेज में आपको सारी बात लिख लेनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया है ना। मतलब कॉन्सेप्ट वाली जो बात थी कि बॉइलिंग पॉइंट किस बात से रिलेशन रखता है, मेल्टिंग पॉइंट किस बात से रिलेशन रखता है, सॉल्युबिलिटी किस बात से रिलेशन रखता है ना। तो ये बात जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वो मैंने वहां पर बता दिया है। तो अब आपको यहाँ पर मतलब अब आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा कि ऐसा कि ये बात नहीं बताई गई, मतलब बात सेम होगी। बस अब ये है कि इसमें आपको हर चैप्टर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज खुद से ऐसा एनसीईआरटी से लिख लेना है। अगर कहीं कोई एक्सेप्शन मिलता है आपको, या कोई ऐसी बात मिलती है कि यार ये बात पूछी जा सकती है, जैसे एक्सेप्शन है या कोई डेटा जिसको बार बार फोकस कर रहा है, तो फिर आपको वो वहाँ पर एनसीईआरटी से उसको नोट बना के बढ़िया से लिख लेना है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे वही बात होगी, बार बार एक ही बात बोलेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये आप एनसीईआरटी से लिख लेंगे और लिखेंगे जरूर, ये पेज खाली नहीं रहना चाहिए, समझ के बाद। तो क्योंकि इससे क्वेश्चन मेंस में और एडवांस में दोनों में पक्का आता है, किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप के फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन रहता ही है, समझ के बाद ना। तो ये आप बना लेंगे, सबसे कम दिमाग इसमें लगना है, बस आपको थोड़ी थोड़ी बातें हैं और एक बार आप लिख लोगे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है।
तो इसके क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आना ही आना है किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप का, इसलिए आपके कॉपी पे रहना है और एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आना है, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एनसीईआरटी ही रेफर करना है, ठीक है। तो इसको बना लेंगे सब लोग। अब हेडिंग करो आधे पेज एक पेज छोड़कर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक दो बचा है बस, है ना। तो मेजर इसका रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एल्काइल हैलाइड का, और है ना, और एलिमिनेशन होता था, तो एलिमिनेशन तो पढ़ ही लिया है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया है। तो इसके दोनों केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है ना। अगर हम लोग एसिड रिएक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट किसी पर्टिकुलर एल्काइल आयोडाइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर क्लोराइड का होगा, और फ्लोराइड इन जनरल रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए लास्ट में ले आएंगे। मतलब इसका मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन एसिड रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन है, और दोनों के केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो यही है, ठीक है। क्योंकि सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आयोडाइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, फिर फ्लोराइड है, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर अगर हम लोग बात करें कि कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लिया और उसका डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं तो क्या क्या बन रहा है, ये अगर हम लोग समझे यहाँ पर, है ना, तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग बात कर सकते हैं। जरा देखो तो, है ना, सब पता है आपको, बस एक बार लिख लेते हैं हम लोग, एक दो इसमें से नया आएगा उस पर बात करनी है। जैसे मान लो अगर इसका रिएक्शन KOH से करा दिए या NaOH से करा दिए तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा इन्वर्जन होने के साथ, अगर SN2 है तो क्या। अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए किसके साथ, NaN3 के साथ करा दिए, तो ये एजाइड आयन है N3-, तो RN3 बन जाएगा, है ना भाई, आ रही है बात समझ में। अगर इसका रिएक्शन हम लोग RCOO- के साथ करा दिए तो R ये O- इस पर अटैक कर जाएगा, ये R' मान लो, तो ROC_O R'। समझ में आ रहा है ना बात, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करके SN करा दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका रिएक्शन अगर R'(C≡C के साथ करा दिया तो ये इस पर अटैक करके RC≡CR' ऐसा बना देगा, ठीक है। मान लो इसका रिएक्शन हम लोगों ने KSH के साथ करा दिया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल SH है तो ये थायोल बन जाएगा, थायोल या थायो अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मान लो इसका रिएक्शन हम लोगों ने R'(S- के साथ करा दिया तो RSR' हो जाएगा ना, और इसका नाम हो जाएगा थायो ईथर, ठीक है, दिस इज थायो ईथर। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो इसका रिएक्शन है ना हम लोग LiAlH4 के साथ करा दिया तो यहाँ पर H- न्यूक्लियोफाइल है तो RH बन जाएगा एल्केन। अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन हम लोग NaH के साथ करा दिए तो भी ऐसे ही है कुछ, है ना, यहाँ पर एल्केन ऐसा बन जाएगा। आ रही बात समझ में ना। तो किसी भी एक अगर हम लोग ऐसा न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तो उस न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर हम लोग उस एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन कराएं और हम लोग यहाँ पर केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि ये एल्काइल हैलाइड सुटेबली ऐसा लिया जा रहा है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी भी रिएजेंट के साथ हो सकता है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन सकते हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड से हम लोग ये सारी चीजें बना पा रहे हैं थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ इतना? जल्दी से इतना लिखो तो कुछ और रिएक्शंस भी हैं इसके, वो भी देख लिया जाए। क्लियर कर रहे हैं हम? ठीक है, जैसे वही अल्काइल हैलाइड है, अगर मान लो उसका रिएक्शन हम लोग R'(O- के साथ करा दें तो ये ROR' बन जाएगा, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। मान लीजिए इसका रिएक्शन अगर हम लोग, हाँ यहाँ पे एक दो चीज़ें और देख ली जाए। जैसे देखो
अगर इसका रिएक्शन हम लोग Ag2O ड्राई के साथ करा दें, मतलब लिखा हो ड्राई Ag2O, है ना, तो भी यहां पर ईथर ही बनेगा। दोनों आर पार्ट यहां पर यही वाले हैं, ठीक है। ऑल्दो इसका मैकेनिज्म बहुत सर्टेन नहीं है, लेकिन ऐसे इसको समझा जा सकता है कि देखो भाई, ये जो है ना, ये 2- है, ऑक्साइड है, और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ से ऑक्साइड इस पर अटैक किया, X को बाहर किया, RO- बन गया, और इसका एक और मॉलिक्यूल होगा ही सिस्टम में, इस RO- का इस पे अटैक हो जाए और ROR ऐसा बन जाए, ठीक है। ऑल्दो ये मैकेनिज्म कहीं मेंशन्ड या ऐसा नहीं है, है ना, बहुत सर्टेन नहीं है। जहां भी ये रिएक्शन है वहां लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म इज नॉट वेरी सर्टेन, है ना, या नॉट नोन, बट हम लोग ऐसे समझ ले बात को तो अपने लिए आसानी होगी ना, ऐसे क्लियर हुआ बात। तो अगर Ag2O ड्राई है तो ईथर बनेगा, और अगर कहीं एरो पर ऐसा लिख दिया है Ag2O मॉइस्ट, अगर ऐसा लिख दिया है तो मॉइस्ट मतलब यहाँ वाटर है, और मॉइस्ट Ag2O का मतलब AgOH, समझ के बात। तो यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीशीज है वो OH- है, तो OH- जब अटैक करेगा तो, है ना, इस पर अगर OH- अटैक करेगा तो ROH बन जाएगा, मतलब इस केस में अपने को मिलेगा अल्कोहल, ठीक है, और यहां पर अपने को मिलेगा ईथर। आई बात समझ में? तो एक ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, Ag2O ड्राई एंड Ag2O मॉइस्ट, ठीक है, इसको नोट कर लो। एक दो और रिएक्शन है, लिख लिया है? ठीक है, फिर देखो, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaCN या KCN के साथ कराएंगे, ठीक है, तो ये साइनाइड आयन है, ये इस पर अटैक करके इसको बाहर करेगा तो RCN बन जाएगा, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो साइनाइड आयन होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, साइनाइड आयन, तो इसमें एक ये भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और एक ये भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो मतलब जो साइनाइड आयन है वो कभी कभी इससे भी अटैक कर सकता है और कभी कभी इस लोन पेयर से भी अटैक कर सकता है। तो अगर इस लोन पेयर से अटैक किया नाइट्रोजन वाले से तो RNC ऐसा बन जाएगा ना, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव भी आ जाएगा, तो ये साइनाइड बन जाएगा एल्काइल, है ना, साइनाइड, और ये बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, मतलब यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं अपने को, ठीक है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यहां पर आ रहा होगा, सर मेजर कौन सा बनाएंगे, अगर मेजर पूछा तो इस केस में जब NaCN या KCN लिया जा रहा है तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, साइनाइड वाला जो प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन से बड़ा एटम है, कार्बन नाइट्रोजन से बड़ा एटम है, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी है, समझ गए। तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर रिएक्टिव देन या मोर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इस पर तो चार्ज नहीं है, चार्ज तो इस वाले कार्बन पर है, तो इस कार्बन वाले चार्ज का ही प्राइमरीली अटैक होगा, क्योंकि उसका साइज भी बड़ा है नाइट्रोजन की तुलना में, तो मोर पोलराइजेबल इज द आयन, मोर स्ट्रॉन्गर इज द न्यूक्लियोफाइल। पढ़े हम लोग ये बात, तो इस वजह से यहां पर इसका प्राइमरीली अटैक होगा, न्यूट्रल वाले का नहीं होगा या कम होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर साइनाइड मेजर बन रहा है। लेकिन अगर किसी एल्काइल हैलाइड में अगर AgCN दे दिया है और इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इस बार भी दो प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, लेकिन इस बार आइसोसाइनाइड जो है ये मेजर हो जाएगा, और साइनाइड भी बनेगा लेकिन ये माइनर बनेगा। इस बार ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखो इस बार आपके पास जो कैटायन है ना, वो सोडियम या पोटेशियम जैसा नहीं है, एक हाईली
पोलराइजिंग पावर वाला कैटायन है यहाँ पर ना, क्योंकि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसका। बोलो भाई, तो ये जो Ag+ है ना, इस साइनाइड आयन को ये यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ना, यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। समझ गए बात? क्योंकि ये Ag+ का पोलराइजिंग पावर जो है वो काफी ज्यादा होता है, तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर की वजह से यहां पर ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड या कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो ये कम सॉल्युबल है। तो कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो Ag+ की तरफ पोलराइज्ड है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी काफी कम हो गई है क्योंकि हाई डिग्री ऑफ कोवेलेंसी है। लेकिन इस लोन पेयर की बात करें तो ये तो फ्री है, ये इसका पोलराइजेशन तो नहीं हुआ है क्योंकि बॉन्ड तो कार्बन का हुआ है Ag+ के साथ, तो ये क्योंकि फ्री है तो इस बार ये अटैक करके इसको बाहर करता है और फिर ये धीरे धीरे बाहर हो जाता है। आई कहानी समझ में ना? तो इस वजह से इस बार मेजर यहां पर ये हो गया और माइनर ये हो गया। और सेम कहानी, सेम चीज ये ध्यान रखेंगे, है ना, सेम चीज इसके साथ भी है। जैसे अगर हम लोग NaNO2 ले लिए या KNO2 ले लिए, मतलब सॉल्युबल नाइट्राइट आयन ले लिए, तो यहां से नाइट्राइट आयन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, है ना, तो ये क्योंकि सॉल्युबल है तो इस तरह का आयन देगा और ये इस पर अटैक करके इसको बाहर करेगा, तो नाइट्राइट के साथ एल्काइल नाइट्राइट जो है वो मेजर बनेगा। समझे बात? और इस पर भी लोन पेयर है, तो अगर ये इस पर अटैक करे तो यहां पर RNO2 भी बनेगा, मतलब नाइट्रो एल्केन भी बनेगा। समझे बात ना? तो अगर NaNO2 और KNO2 के साथ कराएं तो एल्काइल नाइट्राइड इज मेजर एंड नाइट्रो एल्केन इज माइनर। लेकिन अगर इसका रिएक्शन AgNO2 के साथ करा दें, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो यहां पर फिर वही कहानी है कि क्योंकि ये हाईली पोलराइजिंग पावर है इसका, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव कम है और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, तो ये इस पर अटैक करके RNO2 ये मेजर बना लेता है, ठीक है, और माइनर बनेगा यहां पर RONO। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर यही नेगेटिव चार्ज क्यों किया ऑक्सीजन का, ये वाला भी तो कर सकता था। अरे भाई ये करे या ये करे तो एक ही बात है ना भाई, इस पे ये तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नाइट्राइट आयन का, ये रेजोनेंस होकर इस ऑक्सीजन पर भी तो नेगेटिव हो सकता है, तो ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन दोनों सेम बात है। तो ये मत करके सर ये किया फिर ये क्यों किया माइनर से, ये क्यों किया, यहां से भी तो माइनर बन सकता था भाई, इस पर भी तो लोन पेयर है सर, यहां पर भी माइनर बना सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम बनता ना, मतलब अगर आप इसका अटैक कराते तो भी तो नाइट्राइट ही बनता। समझ गया ना? और वही चीज मैंने यहां किया है कि अगर आप इसका अटैक कराएंगे तो बेसिकली इसका अटैक कराओ चाहे इसका अटैक कराओ, एक ही तरह की बात है। समझ गए? तो उससे प्रोडक्ट तो वही बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ये वाला जो नाइट्रोजन है ये मेजरली अटैक करके इसको मेजर बना लेता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बड़ा है तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया ऑक्सीजन से, इसलिए यहां पर ये मेजर बना देता है, फ्री भी है। निगेटिव चार्ज वाला बेचारा फंसा हुआ है, वो पोलराइज्ड हुआ है, ठीक है, वो अटैक ही नहीं कर पाता। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से। आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब एक और रिएक्शन है इसमें, लिखो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन।
ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो इसमें देखो एल्काइल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन अगर कराया जाए तो उसको हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें दो केस करके हम लोग पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। देखो भाई, हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड ले लिया और हम लोगों ने अमोनिया ले लिया, इसके साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। और केस 1 में हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड को ले लिया है एक्सेस में, और आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या बनेगा। तो ये अपने को क्लियर है कि अमोनिया जो है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अपना सबस्ट्रेट है। तो ये इस पर अटैक किया, इसको किया बाहर, बन जाएगा RNH2 आफ्टर 1 स्टेप, है ना। पहले बनेगा RNH3 प्लस और फिर जो X माइनस बाहर गया है उसके H प्लस को लेकर बाहर हो जाएगा। तो ये अमीन बनेगा। और ये अमीन अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो आप बड़े आसानी से देखकर बता सकते हो कि ये प्राइमरी है, ठीक है। हाँ, तो अब लेकिन ये एक्सेस लिखा हुआ है, क्या इसका कुछ फर्क होगा रिएक्शन में, तो ये सोचना है अपने को। तो देखो, अमोनिया से अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें एक वेसल है, वेसल में जो एल्काइल हैलाइड है वो एक्सेस में है और अमोनिया कम है, तो एक्सेस में है। तो अब ये बन गया पहला प्रोडक्ट। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान से देखो तो इसके पास लोन पेयर है ना। तो अब एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बना जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, और अब वो अपने चारों तरफ देखेगा तो उसको ज्यादा कौन दिखाई देगा, उसको अमोनिया ज्यादा दिखाई देगा या एल्काइल हैलाइड ज्यादा दिखाई देगा। एल्काइल हैलाइड ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि वो एक्सेस में है, और ये सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी रिएक्ट करेंगे। तो मतलब इसका फर्दर रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा और आफ्टर 1 स्टेप RNHR ऐसा बन जाएगा और दिस इज सेकेंडरी। समझ गए बात। अब ये फिर से एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी अपने चारों तरफ एल्काइल हैलाइड एक्सेस में देखेगा, तो ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, आफ्टर 1 स्टेप RNR ऐसा बन जाएगा, मतलब टर्शरी बन जाएगा। और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये फर्दर अगर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएगा तो R4N प्लस और X माइनस, है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक रिएक्शन पहुंच जाएगा। समझ में आई बात। मतलब अगर केस 1 जिसमें एक्सेस में अगर ये दे दिया है तो आपको क्या मिलेगा, आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे हमको प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा, टर्शरी मिलेगा, अमोनियम सॉल्ट तक सब मिलेगा। मतलब अपने को मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलेंगे अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिया। और अगर हम लोग केस 2 की बात करें, केस 2 सेम रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड लिया, अमोनिया ले लिया, है ना, और यहां पर अमोनिया को ले लिया गया है एक्सेस में। तो रिएक्शन तो सेम होगा, आफ्टर 1 स्टेप अपने को प्राइमरी अमीन मिलेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। और अब क्या होगा सोचो, क्या रिएक्शन इससे आगे बढ़ेगा या रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, है ना। तो आपको ये सोचना है। तो देखो भाई, अगर हम लोग प्राइमरी ये एक्सेस में ले लिया अमोनिया, तो अब जो प्राइमरी अमीन बना ये अपने चारों तरफ जब वेसल में देखेगा तो इसको ज्यादा क्या दिखाई देंगे, अमोनिया ज्यादा दिखाई देगा कि एल्काइल हैलाइड, अमोनिया। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन नहीं होगा। समझ के बात ना। तो क्योंकि ये एक्सेस में था तो इसके मान लो 100 मॉलिक्यूल है और इसके 5 मॉलिक्यूल है और उसको रिएक्शन में छोड़ दिया गया, तो 100 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल से फटाफट रिएक्ट करके, है ना, इनमें से कोई 5 इससे रिएक्ट कर जाएगा और सारा ये बन जाएगा। मतलब एल्काइल हैलाइड पहले ही रिएक्शन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास मिक्सचर में ये है और ये है, जो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब यहां पर हम लोग प्राइमरी जो अमीन है केस 2 में उसको मेजर में ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से समझे, है ना, तो ये आप ध्यान से देखिए कि भाई देखो, हम लोग रिएक्शन कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करके हम लोग मेजर प्रोडक्ट में डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं।
और इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। एक चीज और इसमें समझ लिया जाए, एक क्वेश्चन किया जाए। हो गया है? देखो, ये दिया हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, चलो तो इसमें बनाओ जरा, पॉज कर लीजिए। हो गया भाई? चलिए देखो, अब ये एक सेकेंडरी अमीन ले लिया है और एल्काइल हैलाइड का अमीन के साथ रिएक्शन करा रहा है और एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले रहा है। तो ये लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करके इसको बाहर करेगा। ठीक है, तो आफ्टर वन स्टेप ऐसा बन जाएगा, है ना। यहां पर H+ भी होगा ऐसा, लेकिन जो I- बना है ये इस H+ को बाहर कर लेगा ना। मतलब आफ्टर वन स्टेप मैं अगर इसको डायरेक्टली लिखूं तो ऐसा बन जाएगा, टर्शरी अमीन बना। क्योंकि ये एक्सेस में है तो एक बार ये लोन पेयर फिर अटैक कर जाएगा। तो आफ्टर वन मोर स्टेप CH3 प्लस और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ऐसा बन जाएगा। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया है। ठीक है, और ये दिया हुआ है Ag2O मॉइस्ट। तो Ag2O मॉइस्ट होता है AgOH हीट, मतलब आप एक बेस के साथ हीट कर रहे हैं। तो अगर एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ हीट करते हैं तो मेरे हिसाब से हॉफमैन बनता था E2। याद आ रहा है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हम लोग, है ना, टर्शरी क्वाटरनरी अमीन जो था वहां पे लिए थे। पुअर लिविंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं, AgOH स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ हीट करते हैं, तो यहाँ पर हॉफमैन होगा। तो हॉफमैन में हम लोग पढ़े थे कि, है ना, लेस एल्काइलेटेड बनता है, या वो H निकलता है जो कम, जो ज्यादा एसिडिक होता है। क्या? तो पहले नाइट्रोजन से जुड़ा एक कार्बन ये अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, बीटा पर एक H है। नाइट्रोजन से जुड़ा ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा, यहाँ पर भी एक बीटा H है। ये H ज्यादा एसिडिक है तो ये इसको हीट करके ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड बाहर। क्या? तो इसके बाद जो A प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरे हिसाब से ये बॉन्ड टूटा तो इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये लोन पेयर आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मिला, दिस इज A। कोई दिक्कत? कर लिया। फिर सेम चीज करा रहा है, यही चीज। तो अब फिर CH3I का रिएक्शन करा दोगे तो फिर ये लोन पेयर है, यही न्यूक्लियोफाइल है ना, ये सबस्ट्रेट है। तो फिर से यहां पर भी एक CH3 जुड़कर फिर से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद फिर मॉइस्ट AgOH के साथ हीट कर रहे हैं तो इस बार ये पुअर लीविंग ग्रुप है, ये अल्फा हो गया, है ना, ये वाला बीटा हो गया, ये अपना लीविंग ग्रुप हो गया। तो यहां से H+ खींच के ये बॉन्ड बना के इसको बाहर कर देगा।
तो यहां से जो प्रोडक्ट अपने को मिलता दिखाई दे रहा है वो ये है, दिस इज बी। कोई दिक्कत? कर लिया ना आपने? अब ये है कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है, और इसमें ब्रोमीन इन CCl4 1 इक्विवेलेंट डाल रहे हैं, तो 1,4 एडिशन बनेगा। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, बना लिया होगा आपने, है ना। तो एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, है ना, ये बॉन्ड इधर आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, दिस इज सी। क्लियर हुआ बात सबको? ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस प्रोसेस को हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलता है, HEM, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, है ना। हॉफमैन, H से हॉफमैन, E से, है ना, एग्जॉस्टिव, खूब ढेर सारा, M से मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलेगा। तो ये पूरा लेखा जोखा न लिखकर ये सिर्फ HEM लिख देता है, तो आप सीधा ये इसको इमेजिन करोगे, आप यहां तक सीधा पहुंचोगे। मेरी बात समझ में आई ना? कुछ किताबों में इस पूरे रिएजेंट की जगह पर HEM लिख देता है। क्लियर? चलो, तो ये चैप्टर था एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग इसमें कुछ और रिएक्शंस भी हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन भी होगा एल्काइल हैलाइड में, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम डाल के, है ना। तो वो सब हम लोग नहीं पढ़ रहे। फ्रैंकलाइन रिएक्शन होगा, अल्मन रिएक्शन होगा, तो सब पढ़ चुके हैं एल्केन में, इसलिए वो फिर से दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है, वहीं पर बात हो गई है, ठीक है। तो ये एल्काइल हैलाइड चैप्टर था। नेक्स्ट क्लास हम लोग एराइल हैलाइड समझेंगे, जो कि एक बहुत छोटा चैप्टर है ना। तो ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। चलिए, तो इसके एल्काइल हैलाइड का सारा क्वेश्चन अब आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।